महाराष्ट्र के कोंकण में बाढ़ ग्रसित परिवारों के लिए भाजपा युवा मोर्चा द्वारा लगातार राहत सामग्री अभियान चलाया जा रहा है। यह राहत अभियान भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के नेतृत्व में आज दादर से किया गया। लिहाजा आज दादर से 4 ट्रकों से भरा हुआ सामान महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के लिए रवाना किया गया। इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रसाद लोढ़ा द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन ट्रकों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि इन ट्रकों में राहत भरी सामग्री है, जिसमें खास तौर पे खाने पीने की सामग्री से लेकर कपड़े और सैनिटरी नैपकिन भी शामिल है। फिलहाल इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सबसे पहले राहत पहुंचाने वाले भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना को धन्यवाद देते हुए बताया है कि इस तरह की पहल काबिले सराहनीय है। फिलहाल इस मौके पर बताते हुए तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा है कि भाजपा युवा मोर्चा द्वारा लगातार बाढ़ ग्रसित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं आने वाले समय में जल्द 1000 परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजी जाएगी। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ सोनी एनबी न्यूज, मुंबई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराजगंज जिला के अंतिम छोर, जहाँ पे आसपास पूरे बॉर्डर क्षेत्र हैं जो भारत और नेपाल से सटा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रब की तस्करी हो रही है। लोग नेपाल से लेके आ रहे हैं और यहाँ इकट्ठा करके इसको इंडिया में जगह जगह सप्लाई किया जा रहा है। सरहदी क्षेत्रों में बॉर्डर सील होने के बाद भी भारी मात्रा में नेपाल से स्क्रब की तस्करी। कोरोना की वजह से लगभग 1.5 सालों से महाराजगंज जनपद का भारत नेपाल बॉर्डर सील है। मालवाहक ट्रकों को छोड़कर बाकी सभी तरह के आवागमन पर रोक है, लेकिन इन सबके बीच सरहदी क्षेत्रों में तस्करों का बड़ा समूह स्कैप की तस्करी को अंजाम दे रहा है। इस समय तस्करों के लिए बॉर्डर का पगडंडी खुला और तस्कर लगातार स्थानीय पुलिस और एसएसबी के सहयोग से अवैध रूप से पगडंडी के रास्ते नेपाल से भारत में स्क्रैप की तस्करी किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वो खुल चुकी हैं मध्य प्रदेश में पूरी तरह से, और ऐसे में 50% बच्चों के साथ जो राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 50% बच्चों के साथ अब जो है हायर सेकेंडरी की जो स्कूलें हैं वो खोली जा सकेंगी। 26 जुलाई से इसकी पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। और अगर बात करें तो जहां 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं वो लगना भी प्रारंभ हो चुकी हैं। 12वीं की बात करें तो सोमवार और गुरुवार को, यानी कि हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लगेंगी। तो वहीं 11वीं की बात करें तो मंगलवार और शुक्रवार को हफ्ते में 2 दिन 11वीं की भी क्लासेस लगेंगी। जहां राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद स्कूलें तो खुल गई हैं, लेकिन अभिभावकों की बात करें या फिर उनके बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं अब उनकी रुचि कम दिख रही है। जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि स्कूल खुलते ही बड़ी तादाद में जो है विद्यार्थी वहां पर छात्र जो है पढ़ने के लिए या क्लासेस लेने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन वो जो रुचि देखने के लिए या जो भीड़ के कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिली। और यही वजह रहेगी। अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार को जहां 12वीं की कक्षाएं पहले दिन प्रारंभ हुई हैं तो वहां पर बिल्कुल भी बच्चों की संख्या नहीं दिखी। तो वहीं आज अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को 11वीं के विद्यार्थी यानी कि 11वीं की कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, और ऐसे में आज 11वीं के भी बच्चों में कम रुझान देखा गया। अभिभावक भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतित या फिर डरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो स्कूलें हायर सेकेंडरी की अभी खोली गई हैं, राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ में अब ऑफलाइन क्लासेस भी, यानी कि हायर सेकेंडरी के बच्चे हफ्ते में 11वीं और 12वीं के 2 दिन बच्चे जाकर स्कूल में क्लास ले सकेंगे। लेकिन बच्चों का रुझान कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस को लेकर कम ही नजर आया, और यही वजह रही कि जो स्कूलें ओपन हुई हैं वहां पर बच्चों की किसी तरह से कोई भीड़ देखने को नहीं मिली, या उनमें कहीं ना कहीं जो रुचि देखने को चाहिए थी वो रुचि भी देखने को नहीं मिली, और स्कूलें पूरी तरह से खाली रही। हालांकि अगर बात करें तो शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि अभी 26 जुलाई से ही स्कूलें जो हायर सेकेंडरी की हैं वो कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो रुचि लेंगे, और धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में अब
ऑफलाइन क्लासेस लेने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड यानी कि दोनों फैसिलिटी रखी गई है। अगर कोई बच्चा क्लास नहीं लेना चाहता तो वह ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकता है और ऑफलाइन क्लासेस के लिए हालांकि अभिभावकों को अपनी सहमति भी देनी होगी, इसके बाद ही ऑफलाइन क्लास ले सकेगा। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के नए बने कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में आज बैठक हुई थी, जिसमें 5 मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, जिसके लिए बाकायदा सभी प्रधान जो लगाए गए हैं उन सब ने एक चिट्ठी लिखी है। ये आपको चिट्ठी दिखाते हैं। चिट्ठी में 5 पॉइंट स्पेसिफाई किए गए हैं, जिन्हें सबसे पहली बात अगर हम कहें तो बेअदबी को लेकर की गई थी। वहीं दूसरा जो हम कहेंगे जो नशा पंजाब में फैला हुआ उसको लेकर, वहीं तीसरे में जो किसानी बिल को लेकर संशोधन की बात की गई थी उसको नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी में कहा है कि उसको संशोधन नहीं कराना जबकि पूरी तरह बर्खास्त कराना। वहीं चौथे पॉइंट की हम बात करें तो 2017 के इलेक्शन में जो बिजली एग्रीमेंट्स को रद्द करने की बात की गई थी उनको लेकर, वहीं जो आखिरी पॉइंट उनकी तरफ से कहा गया है कि 20 यूनियन, चाहे वो टीचर्स की, डॉक्टर्स की, नर्स की हो या किसी भी जो लोग धरने बैठे हैं उन सब के भी मसले हल करने की बात की गई है। करीब 1 घंटा चली इस बैठक में इन 5 मुद्दों के ऊपर हाईलाइट की गई, इन चीज़ों के ऊपर बात की गई है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से, पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट और उनके साथ जो सह प्रधान लगाए गए थे उन सब ने ये चिट्ठी साइन करके दी है और खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस चिट्ठी को ट्वीट किया है ताकि लोगों को बताया जा सके कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब ये देखना होगा कि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं या फिर ये चिट्ठी भी एक सिर्फ चिट्ठी बन के रह जाएगी और इसका भी कोई हल नहीं निकलेगा। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। कोरोना काल के बाद भी देवरिया सदर स्टेशन पर देखा जा रहा है कि यात्रियों की काफ़ी भीड़ हो रही है और लोग रिजर्वेशन के लिए काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इसका कारण है कि अधिकतम ट्रेनें अभी भी बंद हैं। जैसे कुछ पैसेंजर हैं, कुछ एक्सप्रेस हैं, और लोगों को जब यात्रा करना है तो रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। इस हाल में यहाँ पर अभी यात्रियों का आना जाना कम हो रहा है, अपेक्षा जो पहले थी उससे काफ़ी कम है। दूसरा मामला यह है कि सावन का मास हर बार इस समय कांवड़ियों का भीड़ लगा रहता था। इस बार कांवड़ियों की रोक लगने के बाद से यहाँ काफ़ी उदासी देखी जा रही है। यहाँ जो भी गाड़ी चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, सब यात्रियों के इंतजार में हैं। उनके रोजी रोटी का संकट है, लेकिन अभी भी इसमें रौनक लौटते नहीं देखा जा रहा है। जहाँ तक हम यहाँ की व्यवस्था की बात करते हैं तो यात्रियों के बीच में ही जो प्लेटफार्म है उस पर कुत्ते और आवारा पशु प्लेटफार्मों पर टहलते हैं, जो यहाँ की व्यवस्था को आईना दिखाता है। चाहे रेलवे लाख दावा कर ले कि हम यात्रियों को सुविधा देते हैं, यहाँ की हर व्यवस्था अच्छी देते हैं, लेकिन यह सिर्फ फाइलों की बात होगी, क्योंकि प्लेटफार्मों पे जहाँ जानवरों का आना जाना है, कभी भी यात्रियों पर हमला कर सकते हैं जानवर यहाँ पे। ऐसी स्थिति में अगर रेलवे ध्यान नहीं देता है तो यहाँ के कहे जाने वाले मॉडल स्टेशन देवरिया सदर का सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है। इसके लिए रेलवे विभाग को भी सोचना होगा और यहाँ पे नज़र दौड़ानी होगी। यह स्टेशन काफ़ी दिनों से विकास का रास्ता देख रहा है, लेकिन अभी जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे इसका परिसर हो चाहे अंदर की बात हो, हर जगह यहाँ पर अव्यवस्था दिखती है और रौनक तो कोरोना के बाद से लौटी नहीं। तो यहाँ के दुकानदार और गाड़ी चलाने वाले जो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, सबके सामने रोजी का संकट है। तो ये आने वाले वक्त में सुधार होने की उम्मीद है। जब कोरोना पूरी तरह से समाप्त होगा और ट्रेनें चलेंगी तो फिर एक बार रौनक लौटेगी, लेकिन उसके पहले रेलवे विभाग को अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा और जो कागजों फाइलों में यहाँ मिलने वाली सुविधा है उसे जमीन पर उतारना होगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। आज रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने रायबरेली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पौधों का रोपण किया है। उन्होंने रुद्राक्ष और चंदन का पौधा लगाया है। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि रुद्राक्ष और चंदन के पौधों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, साथ ही इनकी धार्मिक मान्यता भी है। इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। इसी को बढ़ावा देने के लिए लगातार रायबरेली के जो सरकारी कार्यालय हैं उन पर इस प्रकार के पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में हमने आज यहाँ से शुरुआत की है और रायबरेली के जो अन्य कार्यालय हैं वहाँ भी भविष्य में इस प्रकार के पौधों को लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। में ITI हॉस्टल के पास मुख्य पाइपलाइन टूटने से जल निगम ने बैराज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया।
इस प्लांट के बंद होने से नहर से वाटर वर्क से पानी न मिलने के कारण सिटी से साउथ तक करीब 25 लाख लोग पानी को तरसते रहे। पाइपलाइन टूटने से सड़क का पानी बहता रहा। लगभग 22 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। बैराज प्लांट भी बंद होने से करीब कानपुर महानगर में 5 लाख अन्य लोगों को भी पानी का संकट का सामना करना पड़ा। प्रखर गुप्ता, ANB। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विद्युत व्यवस्थाओं से परेशान किसानों के द्वारा आज गोविंदगढ़ सर्किल अंतर्गत ओढ़की गांव में विद्युत कार्यालय का घेराव किया गया और तालाबंदी करके मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों के साथ साथ बीजेपी नेता भी थे तालाबंदी में और यह कहना चाहिए कि बीजेपी नेता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ आ गए हैं। और लगातार रीवा जिले में जिस तरह से विद्युत व्यवस्थाओं की अव्यवस्था देखने को मिल रही है और लगातार बिजली कटौती को लेकर समस्याएं किसानों को झेलने को पड़ रही हैं, यह बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं गोविंदगढ़ सर्किल अंतर्गत ओढ़की में किसानों के द्वारा बताया गया कि 2 साल से उनके यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया है 1 साल पूर्व, और 2 साल पूर्व एक ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था, जिस पर आज तक विद्युत विभाग के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ तक कि लगातार विद्युत कटौती के कारण किसान परेशान हैं, जिस कारण से आज बीजेपी नेता किसानों को लेकर ओढ़की विद्युत कार्यालय पहुँचे और वहाँ पर तालाबंदी करके मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि इस समय पर खेती का समय चल रहा है और रीवा जिले में ज़्यादातर किसान धान की खेती करते हैं। धान की खेती पानी पर आधारित रहती है, लेकिन अभी जैसा कि देखने को मिल रहा है ना तो बारिश सही से हो पा रही है और ना ही किसानों को सही से बिजली की व्यवस्था मुहैया हो पा रही है, जिस कारण से किसान दर बदर ठोकर खाने को मजबूर हो गए हैं। और लगातार किसानों को खेती में भी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश न होने के कारण किसानों को पानी की आवश्यकता रहती है। और ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। एक तरफ जहां योगी सरकार अब की बार कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी और यूपी का कोरोना मॉडल जो है वो पूरे देश में फेमस हुआ था कि किस प्रकार से कोरोना पर वो विजय प्राप्त कर रहा है उत्तर प्रदेश, वहीं पर आज अमेठी जनपद में कोरोना की गाइडलाइन को तार करते हुए एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अमेठी के प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश मसाला के द्वारा मंदिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा को लेकर हजारों की संख्या में रोड पर श्रद्धालुओं का तांता लेकर एक तरह से रथ यात्रा निकाले। ऐसे में कहीं न कहीं ये देखने वाली बात होती है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ लोगों को समझा रहे हैं, अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर आप लोग गाइडलाइन का पालन करें, वहीं पर यह देखने को मिला है कि इस यात्रा में एक भी प्रकार से कोई भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और न ही कोई मास्क लगा के दिखाई पड़ा। ऐसे में जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और ये समझा जा रहा है कि हम तीसरी लहर से भी विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये यात्रा निकाली जा रही है कहीं न कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर पानी फेरने का काम करेगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के निर्देश में अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा था। वहीं मथुरा जनपद की थाना नौजिल पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। डकैती की योजना बनाते हुए करीब 9 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पूर्व में की गई घटनाओं का खुलासा भी किया है। उनके पास से करीब 150 से ऊपर गैस के सिलेंडर, 4 तमंचे, हजारों की संख्या में रुपए और कई तरह की चीजें बरामद की हैं। वहीं पुलिस के द्वारा सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश मिश्रा के आगमन तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में खुशी की लहर दिखी।
प्रदेश अध्यक्ष सतीश मिश्र ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया। बताया कि हाथरस कांड में सरकार के इशारे पर बेटी को रात में जलाया गया था। प्रदेश में बेटी सुरक्षित नहीं है, हर 2 घंटे में बेटी के साथ रेप हो रहा है। सतीश मिश्र ने बताया कि ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रतापगढ़ में 5 लोगों को मारा गया है। कोई कानून व्यवस्था की चीज नहीं है। अयोध्या में मुझे जाने से रोका गया है। सतीश मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपया उड़ाया जाता है। बीजेपी विधानसभा 2022 में चुनाव के लिए 100 हेलीकॉप्टर तैयार कर रही है। ब्राह्मण समाज इस बार मायावती जी के साथ खड़ा हुआ है। लगभग 3 करोड़ ब्राह्मण समाज है जो मायावती जी के साथ खड़ा हुआ है। आगामी 2022 में मायावती जी की सरकार बनेगी। सतीश मिश्रा ने बताया कि आगामी चुनाव में मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से दलित समाज के भाई बहनों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से दलित समाज की बेटियों का रेप करके और किस तरीके से हाथरस में उसको आधी रात में जलाने का काम किया हुआ ये भी किसी से छुपा नहीं है। और जलवाने का काम किसने किया लखनऊ में बैठ करके, शायद ही रात भर बैठे होंगे। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज, कौशाम्बी। जैसे कि हम बात कर लें, जापान में हो रहे ओलंपिक खेल को लेकर प्रदेश सरकार ने एक मुहिम शुरू की है जो कि खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए यह रैली निकाली जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के 51 जिलों से होकर यह रैली जनपद जालौन पहुंची, जहां पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने इस रैली को मिसाल दिखाकर झांसी के लिए रवाना किया। मैडम, एक रैली निकाली गई है, किस तरह की ये रैली निकाली गई और क्या इसका उद्देश्य और कहाँ ये रैली जाएगी? देखिए, ओलंपिक जापान में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों में भारत की मातृशक्ति ने 2 मेडल विजयी प्राप्त किए हैं। उसी को उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए और इसके साथ ही लोगों में इस खेलों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक रैली ये निकाली गई है। ये 51 जिलों से होकर जाएगी और 3650 किलोमीटर की रैली है जो रायबरेली से प्रारंभ हुई है और लखनऊ में जाकर समाप्त हो जाएगी। आज ये उरई से सुबह निकली है। एएनबी न्यूज, मयंगराजपुर, जालौन। सरकार लाख दावे करे लेकिन जनपद में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम जनता भ्रष्टाचार से पीस रही है, तो वहीं अफसर ऊपर पहुंचाने की बात कहकर आम लोगों से लूट मचा रखे हैं। मामला कसिया क्षेत्र के एक व्यापारी का है। व्यापारी ने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कारनामों से पूरी तरह दुखी है। उसके द्वारा यह बताया गया कि लाइसेंस लेने के नाम पे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जबरन ऑफिस में बुला के डरा धमका के पैसे लिया जा रहा है। वहीं इसकी शिकायत खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत उस व्यापारी ने यहाँ अफसर से नीचे के अफसर से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की है, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई न होना सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करता है। अब देखना यह है कि सरकार इस भ्रष्ट अधिकारी के उत्पीड़न से व्यापारी कार्रवाई होती है या इसके उत्पीड़न से व्यापारी त्रस्त रहते हैं। आप साफ तौर से कैमरे में देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है यह साफ जो है देखा जा रहा है कि यह ऑफिस में बकायदे जो है व्यापारी से पैसा लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई होती है या इसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, एएनबी न्यूज, कुशीनगर। ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं के मोबाइल में नेटवर्क न आने के कारण छात्र छात्राओं को शिक्षा में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें, कोरोना काल के चलते पिछले 1 वर्ष से अधिक सभी विद्यालय बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, जिसके चलते सभी छात्र छात्राओं को घरों में ही ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। परंतु ग्रामीण क्षेत्र में
नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण छात्र छात्राओं को शिक्षा में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर सीधा छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ रहा है, जिसके चलते जनपद गांव हुरमजपुर के करीब आधा दर्जन से अधिक छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान कराने की मांग की है। वहीं जिला अधिकारी ने सभी छात्र छात्राओं को उनकी समस्याओं से जल्दी निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एनबी न्यूज़, शामली। कोविड काल के दौरान कुछ शर्तों के साथ सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया कर दी है। उत्तर प्रदेश के लोग अब अनलॉक में हैं। बात करें चहल पहल की, तो अब चहल पहल बनी हुई है। इस समय हम नौका विहार पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भारी संख्या में लोग सैलानी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। हालांकि बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, जैसे कि आप अगर सार्वजनिक जगह पर आते हैं तो मास्क लगा के चलें, 2 गज की दूरी रखें। इसके साथ ही कुछ और भी सरकार का गाइडलाइन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, जैसे इनको कोई परवाह ही नहीं है। कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हालांकि प्रशासन की बात करें तो यहाँ इन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि आप यहाँ प्रवेश करिए, मास्क लगा के प्रवेश करिए। मरीन ड्राइव कहे जाने वाले नौका विहार को अब आम लोगों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है। गोरखपुर के साथ साथ ही दूर दराज से लोग यहाँ घूमने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं और इसका लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच लोग कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यहां पर बिना मास्क के प्रवेश कर रहे हैं। जिला प्रशासन या संबंधित विभाग की बात करें तो उन्हें यहां कोई बताने वाला नहीं है, ना ही यहां कोई रोक टोक है। जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहां पे कोई ज़रूरी सूचनाएँ लागू करें। यहाँ पे ये जो सैलानी हैं, यहाँ आने वाले लोग हैं, उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से मौन है। एनबी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक जैतपुर धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में आज टिकरा मुर्तजा निवासी मोहम्मद उबैद को वैसपुर तिराहा भानमऊ रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 560 ग्राम मार्फिन, 1 सेंट्रो कार, 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ में बताया गया कि वो छोटी छोटी पुड़िया बनाकर गाँव में जगह बदल कर लोगों को मार्फिन सप्लाई करता था। जनपद बाराबंकी में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सघन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जैतपुर पुलिस ने एक अंतरजनपदीय मार्फिन तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 560 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। साथ में 3 अदद मोबाइल और 1 सेंट्रो कार की भी बरामदगी की गई है। एनबी न्यूज़ के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। हमीरपुर नगर पालिका क्षेत्र में मेरापुर को 4 वर्षों पहले नगर पालिका में शामिल किया गया था। साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। क्षेत्र के लोग आज भी सड़क और पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से बारिश के समय में बस्ती में पानी भर जाता है और बीमारियां फैलती रहती है। गंदगी फैलने वाली बीमारियों से पिछले कई वर्षों से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों की बीमारी से मौतें होने के बाद भी क्षेत्र अब तक 1 साल बीत जाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ और कई हफ्तों तक पानी भर रहता है। इसी में रास्ते से लोग गुजरना होता रहता है। क्षेत्र में एक बड़ा तालाब है। तालाब के आसपास घरों का सारा पानी बारिश हो जाने से यह तालाब के ओवरफ्लो गंदे पानी लोगों घर के अंदर भरने लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार लोगों को प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की गई, पर कोई भी अभी तक सुधार नहीं हुआ। स्थितियां जो की हैं, आज भी मेरापुर के लोग नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों के जैसी समस्याओं से झेल रहे हैं। तालाब में पानी भरा रहता है सर, उसी की वजह से हमारे घरों में पानी जा रहा है अंदर। खाना पीना बनाने में दिक्कत होती है, तालाब बदबू मारता है, सारी समस्या है सर। पानी सब तालाब ही के भरा हुआ है सर। तो 5 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, बराबर पानी भरे रहता है। पानी से और कोई दिक्कत है? पानी से सर का दिक्कत, अब कीड़े मकोड़े आते हैं सर, बीमारी का काम है, बीमारे हैं, बहुत बुखार आ रहे हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, तब कैसे चलते, किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है? जब बारिश होती है तो बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं। घर से अंदर पानी भी नहीं निकल पा रहा है। जब तालाब भर जाएगा तो आंगन का पानी भी नहीं निकल रहा है। हमीरपुर से शीलू साथ एनबी न्यूज़।
कानपुर जिले में आगामी 28 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल का आने की जानकारी मिली है। ऐसे में कानपुर जिला प्रशासन के लिए एक बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हो रही है एम्बुलेंस चालकों के आंदोलन को लेकर के। जहां एक तरफ आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं, वहीं सरकार द्वारा या अधिकारियों द्वारा इनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। फिलहाल शुरुआती दौर में ये देखा गया था कि चालकों के द्वारा 4 गाड़ियों को आपातकालीन से निपटने के लिए तहसील वाइज दी गई थी, लेकिन कल देर रात स्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ गईं। स्थितियां तब बिगड़ी जब आला अधिकारियों द्वारा इन प्रदर्शनकारियों पर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर दबाव बनाया जाने लगा। सीधे सीधे बात यह थी कि अगर आप अपने वाहन को नहीं चलाएंगे, एम्बुलेंस को नहीं चलाएंगे, तो आप पर मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आंदोलनकारी और चालक सब एक साथ एकजुट होकर के अपनी बात पर अडिग हैं और उनका कहना है कि हम अपनी गाड़ी को आपको सुपुर्दगी दे रहे हैं, बतौर हमारा आंदोलन और अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि एक गाड़ी जो आपकी एक एम्बुलेंस होती है, उस पर एक चालक यानी कि पायलट और एक EMT यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है, जो कि यात्रा के दौरान मरीज को उपचार मुहैया कराता है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 300 से अधिक परिवार बेरोजगार की कगार पे आके खड़े हुए हैं। अब देखने की बात यह है कि आला अधिकारी और प्रशासन के कानों में जू रेंगती है या नहीं। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम कुरारी में 40 दिन पूर्व शमशान नाम के युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आज उसी सब को 40 दिन बाद प्रशासन की देखरेख में कब्र से बाहर निकाला जा रहा है, जहां सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वहीं पैनल की नज़र में सबका पुनः पोस्टमार्टम किया जाएगा। जून को तो इनके घर में कोई घटनाक्रम हुआ, उसमें इनके परिवारजनों का आरोप है कि एक पक्ष ने घर में घुसकर इनकी हत्या कर दी है, गला दबाकर। तो PM रिपोर्ट हुआ, जो PM रिपोर्ट, पंचनामा और पुलिस डेथ मेमो, तीनों की आख्या जो विरोधाभास पाई गई, कंट्राडिक्टरी पाई गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो मुलजिमान पक्ष के लोग थे, इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को एक राष्ट्रपति पत्र दिया कि शव का पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए। तो CRPC की धारा 176 के तहत DM सर को अधिकार है पुनः आदेश देने का PM का। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज, मैनपुरी।